तो एक बार फिर बीजेपी की मोदी सरकार ने सबको चौंका दिया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जातीय जनगणना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 1931 के बाद फिर से देश में जातियों की गिनती की जाएगी। कांग्रेस सांसद और नेता राहुल गांधी चुनाव रैलियों और अलग अलग मंच पर जातीय जनगणना की मांग उठा चुके हैं। अब जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, लेकिन सवाल यह है कि जातीय जनगणना को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो पूरा होगा या फिर यह चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। हमने कहा था कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सरकार पूछेगी जात। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो हर काम संपन्न होता है और हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को। मोदी जी का फैसला जन जन के लिए रहता है। जन के लिए रहता है। आपके चेहरे पे काफी मुस्कुराहट है, स्माइल है। नहीं, मैं मोदी जी के इस फैसले का समर्थन करता हूँ। ये भारत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जी भाई, चर्चा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो आप जाके। पॉलिसियां बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए ये जरूरी है। ये सचमुच बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक मामला है और प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद भी कहना चाहेंगे। केंद्र सरकार का ऐलान, अब क्रेडिट पर घमासान। बड़ी देर कर दी, मेहरबान फैसला करते करते, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का दृढ़ संकल्प है जो पिछड़े वर्गों को, वंचित वर्गों को आगे लाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इन वर्गों के नाम पे केवल राजनीति करती रही। निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना का जो निर्णय लिया गया है, ये हम यह मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण ही मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो वादा जनता से किया था वो हम पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में ये हालात था कि ओबीसी आरक्षण के नाम से यहाँ के लोगों को पूरा ठगा गया। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान किया, जिस पर अब क्रेडिट लेने की होड़ सियासी दलों के बीच शुरू हो गई है। 94 साल बाद देश में जातीय जनगणना होगी। अब सवाल ये आता है, आखिर इससे क्या फायदा होगा और जातीय जनगणना पर सियासत क्यों? इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो जातीय जनगणना को मंजूरी देकर केंद्र सरकार ने विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा खत्म कर दिया। ऐसे में क्रेडिट लेने की होड़ लगना लाजमी है। कांग्रेस का अपना दावा है, बीजेपी का दावा अपना है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इससे होगा क्या? चर्चा करने से पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। हमारा पहला सवाल, जातीय जनगणना को मंजूरी, सियासत क्यों जारी? आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? पहले भी मांग उठ रही थी। दूसरा सवाल है, जातियों की गिनती आखिर कितना होगा इससे फायदा? अगर आपने जातियों की गिनती कर भी ली तो उनके उत्थान के लिए इसका कोई फायदा मिलेगा? तीसरा और आखिरी सवाल, क्या आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको तारुफ करा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। रोशनी यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत आपका। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, सदस्य ओबीसी महासभा से, आपका बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी लगातार मांग करते रहे हैं जाति आधारित जनगणना की। न केवल राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस के अलावा कई राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अलग अलग दक्षिण के राज्यों से भी जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं और अब केंद्र सरकार ने इसको करने का ऐलान कर दिया है। किस रूप में होगा, क्या फॉर्मेट होगा, ये वक्त के साथ साफ हो जाएगा। क्या सवाल होंगे, क्या जवाब दे, क्या फॉर्मेट होगा। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जाति जनगणना होती है तो इसके क्या बदलाव होंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। और दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल अनाउंसमेंट में अटक जाएगा ये मामला। सबसे पहले रोशनी यादव जी, आपके पास आता हूं। कांग्रेस सबसे ज्यादा मांग उठा रही थी, राहुल गांधी लगातार मांग उठा रहे थे
क्या कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा सियासी हथियार, सियासी मुद्दा चला गया? रोशनी यादव जी। प्रशांत जी, आपको नमस्कार। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को, पैनल साथियों को मैं मानती हूँ ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जब पूरे विपक्ष ने मुखर होके और राहुल गांधी जी ने जब इस मुद्दे को उठाया, और मुझे आज हंसी आती है कि बीजेपी के भक्तगण और जो जिस तरह के चरण चुंबक लोग आज इस बात को कूद कूद कर उछल के इस बात को कह रहे हैं, लेकिन एक बार भी इनके मुख से जो एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जो शब्द निकलने चाहिए थे, आज विपक्ष को इनको धन्यवाद देना चाहिए था, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए था कि जिस मुखरता के साथ सदन में बात उठाई गई और तमाम रैलियां, मतलब मैं 2023 से बार अगर रैलियों की कहीं भी बात करूं, और सदन में जिद के साथ राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं इसी सदन में जाति जनगणना के विषय को पारित करवाऊंगा। और आज ये साफ नजर आता है कि जब बिहार के चुनाव आते हैं, जब इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, देश में संवेदनाएं निकल कर आती हैं, तब आप इस तरीके का स्टेटमेंट लेकर के आते हैं। तो इस बात पर मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी समय देखना होगा कि ये आखिर करते क्या है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2011 में ही आर्थिक, सामाजिक और जाति जनगणना कर दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा, इनकी सत्ता थी इतने समय से, वो आंकड़े सामने ही नहीं रखे गए। अगर जनगणना की थी, जाति जनगणना की थी, तो आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए थे? आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही सबसे ज्यादा लंबे समय तक, लेकिन तब कांग्रेस ने जाति जनगणना से दूरी क्यों बनाए रखी? रोशनी यादव जी। देखिए, ये वही कांग्रेस है आजादी के बाद से भी, और लगातार जिसने आर्थिक सामाजिक गणना की बात करी, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे जाति जनगणना भी उन्होंने कराई, और इसके बाद ये बीजेपी का दायित्व बनता था कि उसको जो है आंकड़ों को सबके सामने रखते, पर इनके द्वारा नहीं रखा गया। और आज सबसे बड़ा विषय मध्य प्रदेश में आप देखिए कि ओबीसी आरक्षण की बात जब कमलनाथ जी ने प्रस्ताव रखा, सदन में प्रस्ताव रखा, तो अब इनका दायित्व क्या बनता था? क्या इन्होंने उस दायित्व को निभाया है? ये मध्य प्रदेश के लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि कम से कम उस बात पे भी स्पष्ट रहे। तो मुझे 2011 में दावा किया जाता है कि आपने जाति आधारित आंकड़े लिए थे 2011 की जनगणना में, लेकिन सार्वजनिक तो आपने नहीं किए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, पंकज चतुर्वेदी जी के पास जाऊंगा। पंकज चतुर्वेदी जी, जाति आधारित जनगणना पर मुहर लग गई, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या अब हम रिजर्वेशन के नए फॉर्मेट की ओर बढ़ रहे हैं? अगला स्टेप तो उसका यही है ना, जाति आधारित जनगणना जो मांग हो रही है उसका आधार तो यही है। पंकज जी। देखिए प्रशांत जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की व्यवस्था संविधान में आरक्षण को लेकर वो बहुत स्पष्ट है, और जैसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर। पंकज जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पंकज जी, साफ आवाज नहीं आ रही है आपकी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। और हमारे साथ धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, संभवतः जाति आधारित जनगणना से ओबीसी वर्ग जरूर बहुत खुश होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी पर रिजर्वेशन को लेकर बहुत सियासत हुई है, अगर कहते भी हैं कि ओबीसी का वर्ग बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में। कुशवाहा जी, मैं आपको एक स्पष्ट बताना चाहता हूं कि एक जो आज फैसला आया हुआ है वो देश के लिए, एक ऐतिहासिक पिछड़ों के लिए आया हुआ है। और एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1931 में जाति गणना कराई गई, उसके बाद जो इतना बड़ा गैप रहा 2011 तक, ये निश्चित ही एक महाराष्ट्र के एक बड़े नेता छगन भुजबल जी के द्वारा लगातार आवाज को उठाया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी इस इशू को लेकर उसको चैलेंज किया गया कि केंद्र सरकार 1931 के बाद आज दिनांक तक जाति गणना नहीं करा रही, जिसको देखते हुए उस सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया और उस पिटीशन को मानते हुए उसमें आदेशित किया गया केंद्र सरकार को कि जाति गणना कराई जाए, जिसको मानते हुए सरकार से जब बात हुई यूपीए सरकार से, और उसके बाद 2011 में उन्होंने संसद में इस बात को कहा कि हम जाति गणना कराएंगे। उसी बीच में उस जनगणना के बीच में धर्मेंद्र कुशवाहा जी, ओबीसी वर्ग को फायदा होगा इस जनगणना का? निश्चित ही जातिगत जनगणना से निश्चित ही मध्य प्रदेश नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर जो जिस प्रकार से आज सरकार बोली, जिसका साथ जिसका विकास और जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, निश्चित ही मध्य प्रदेश में जो 53%
2011 के आंकड़े के साथ में 53% आबादी मध्य प्रदेश में बताई गई। निश्चित ही जो न्यायालयों में जो प्रकरण बचे हुए हैं, हर बार न्यायालय ये बात करता है कि डाटा नहीं है, आपका इंटरनेट डाटा और जातिगत अगर केंद्र सरकार ने कराती है। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। चूंकि 1872 से जनगणना शुरू हुई थी, जाति आधारित भी थी और अंग्रेजों ने ये जाति आधारित जनगणना शुरू की थी, लेकिन तब कहा जाता था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, यानी कि जातियों में बांटो, विभाजित करो और राज करो वाली पॉलिसी थी अंग्रेजों की। 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, 1951 में हुई, उसमें केवल SC ST को जोड़ा गया था। पंकज चतुर्वेदी जी, फिर मेरा सवाल वही है, जाति जनगणना का श्रेय आप ले रहे होंगे, इसके सियासी पहलुओं पर भी मैं बात करूंगा। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश गुप्ता जी, लेकिन ये बताइए कि भाई अब इसका अगला स्टेप तो यही होगा ना, हम अगले फॉर्मेट, रिजर्वेशन के अगले फॉर्मेट में जा रहे हैं, मांग तो अब यही उठेगी। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले कांग्रेस का विषय, मेरी आवाज आ रही प्रशांत जी? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही प्रशांत जी? सबसे पहले विषय कांग्रेस पार्टी का कि देश में स्वतंत्रता के बाद लगभग 65-70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक की सरकार, पर किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। मेरी बात ध्यान से सुनना प्रशांत जी, जातिगत जनगणना नहीं कराई। मनमोहन सिंह जी सरकार ने जो कराया था, कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने, 2011 में सर्वे कराया था, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करी। 2011 से 13 तक इनकी सरकार थी, तो देश में कांग्रेस पार्टी ने अब तक कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराई, बहुत स्पष्ट है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी जो जातीय जनगणना की बात करती है उसको लेकर स्पष्टता नहीं थी। हम ये पूछते हैं कांग्रेस पार्टी से कि वो जातीय जनगणना का ढिंडोरा पीटते हैं उनके नेता राहुल गांधी जी, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आपने जनगणना क्यों नहीं कराई? 2011 में मनमोहन सिंह जी की जो आपकी सरकार, जिसका अध्यादेश राहुल गांधी जी फाड़ कर फेंकते थे, उस सरकार ने सर्वे कराया, जनगणना नहीं कराई। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आज समयकाल परिस्थिति के आधार पर आवश्यकता है कि देश के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए सबकी जातिगत जनगणना, और जातीय जनगणना जातियों की जनगणना, जातियों का सामाजिक जो सवाल पूछा था पंकज जी, जवाब उसका नहीं मिला। भारत को रिजर्वेशन, पंकज जी सवाल जो पूछा था जवाब नहीं आया, रिजर्वेशन की डिमांड ही होगी ना इसके बाद। देखिए तो सबसे बड़ा आधार है जाति जनगणना का, कहा भी जाता है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस लाइन से हट जाएंगे आप प्रशांत जी? देश में प्रशांत जी उत्तर दूं? जी बोले पंकज जी। देखिए प्रशांत जी, देश में आरक्षण से संबंधित सारे विषय संविधान के आधार पर होंगे। जैसा संविधान बाबा साहब ने बना, संविधान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया, और इसी संविधान के तहत आज इस देश में 10% आरक्षण गरीब वर्ग को मिलता है, 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट है, हम तो, और ये भी बीजेपी की सरकार ने व्यवस्था करी। नीट जैसे आप कह रहे हैं 50% के जो फॉर्मेट है उससे हटेंगे नहीं, उससे आगे नहीं जाएंगे आप 50% की फॉर्मेट से। ठीक बात है। चलिए, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हम संविधान बदलेंगे, उस फॉर्मेट को तोड़ेंगे, 50% वाले फॉर्मेट को तोड़ेंगे, राहुल गांधी कहते हैं। दिनेश गुप्ता जी, लेकिन जो बहुत सारे विश्लेषक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस मौके पर जाति जनगणना का मुद्दा या जाति जनगणना पर फैसला लेना बिहार इलेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है। विपक्ष के हाथों से एक मुद्दा भी सरकार को छीनना था। ये दो निशाने एक तीर से किए गए हैं। दिनेश गुप्ता जी, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का की जो मूल विचार है ये उससे कहीं ना कहीं ये हटके आपको ये सियासत देखने को मिल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के बजाय धर्म की राजनीति की थी। दो ही तरह की राजनीति हम देश में देख रहे हैं, एक धर्म की, जिस पर कांग्रेस पर भी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक की राजनीति करती रही। उसी भी एक मंडल कमीशन की सियासत भी आई जो ओबीसी की सियासत के तौर पर, देखिए वो जाति की सियासत थी। तो कांग्रेस भी जो कई सालों तक जाति की राजनीति पर नहीं टिकी, क्योंकि उसके पास एक तुष्टीकरण का जरिया था, उसका एक अपना वोट बैंक था, उसके कारण उसे लगता था कि कोई जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब वो विपक्ष में बैठी, लंबे समय विपक्ष में रही, तो उसको लगा कि उसको भी अब उसी राजनीति में जाना पड़ेगा जो मंडल कमीशन की राजनीति थी। तो वो उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दे छेड़ा। हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में
राहुल गांधी इसी मुद्दे के साथ थे, बिहार में यदि वो नीतीश कुमार के साथ थे तो इसी मुद्दे के साथ थे। तो ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जब अपना विचार बदल रही है, धर्म की बजाय वो जाति की जनगणना पर आ रही है, जाति की सियासत पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं से ये भारतीय राजनीति में बड़ा एक निर्णायक मोड़ है जो सियासत बदलने वाला है, दशा बदलने वाला है, दिशा बदलने वाला है। अभी भी आप देखिए कि जो कास्ट जो सेंसस है, सेंसस की जनगणना 2021 में होना थी, लेकिन नहीं हो पाई, शुरू नहीं हो पाई। आज हम 25 में, पहले भी अभी जो हम टेम्परेरी डाटा से काम चला रहे हैं, ये जनगणना कि अब कब शुरू होगी, कब इसका डाटा आएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। जो फॉर्मेट की बात हो रही थी उसमें आपको जो फॉर्मेट है वो तो हो गई कि आप किस कास्ट से हैं, तो जो एक बात होती थी, संघ की जो मांग रहती थी, बहुत सारे जो मुद्दे रहते थे, उसमें ये होता था कि धर्म पूछा जाता था, और SC ST आपको पता है कि वो धर्म नहीं बताते थे, बहुत सारे जो लोग थे वो धर्म नहीं बताते थे। तो कहीं ना कहीं उसको भी कवर अप करने की कोशिश की गई है इस निर्णय से, कि अब देश में ये नहीं पता लगे कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक में किस तरह, कितने हिंदू हैं, कितने क्या है, किस जो सियासत है वो एक पूरी जो सियासत है अब इसके जरिए बदलने वाली है। आप ये मानिए कि जब बिहार का चुनाव अकेला नहीं होगा कि केवल बिहार के चुनाव का इसका इम्पैक्ट, केवल बिहार का चुनाव नहीं बल्कि देश की सियासत इफेक्टेड होने वाली है। मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील शर्मा जी, सामाजिक स्तर पर इस जाति आधारित जनगणना का क्या प्रभाव पड़ेगा? जी नमस्कार प्रशांत जी, बिल्कुल ये सही बात है। जैसा कि आपने बताया कि अंग्रेजों के समय भी डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटने वाली जो नीतियां थी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मेरा ये प्रश्न दोनों से है कि क्या कहीं न कहीं हम इस मुद्दे को राष्ट्र के विपरीत तो नहीं ले जा रहे हैं? चूंकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक रहा हूं और मैं ये मानता हूं कि कोई भी चीज ऐसी न हो कि जो लोगों को जाति और धर्मों के आधार पर विभाजित करती हो और वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो, उसका ग्राउंड में कुछ लाभ देखने को नहीं मिले। और हमें हमारे देश और राष्ट्र की मजबूती के लिए मैं समझता हूं लोगों को बांटा जाना नहीं चाहिए। ये राष्ट्र के हित में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ठीक है, लेकिन सियासत का आधार तो यही है साहब, विभाजित करना। लेकिन जनगणना, जैसा कि दिनेश गुप्ता जी ने भी कहा कि 2021 में होनी थी, लेकिन 5 साल और गुजर गए, अभी नहीं हो पाई। बहुत बड़ा आधार होता है जनसंख्या, जो आपकी आधार होता है जनगणना, कैसे आपको विकास के पैमाने पर आगे बढ़ना है, क्या आपको प्लानिंग करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं इससे जुड़ी हुई, लेकिन देरी हो गई। मैं फिर लौटूंगा रोशनी यादव जी के पास। रोशनी यादव जी, कहा जाता है कि जाति आपकी सियासत, जाति आधारित बीजेपी की सियासत धर्म आधारित थी, और उस धर्म आधारित सियासत को तोड़ने के लिए ये एक नुस्खा आपके पास था, और शायद उस नुस्खे को आप आजमाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन पहले उस नुस्खे को बीजेपी ने आजमा लिया। देखिए प्रशांत जी, ये ना तो नुस्खा आजमाने की बात है, देश के जो आधी हिस्सेदारी और भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, उनको हक दिलाने की बात हमेशा की। आप हमारे संकल्प पत्र में भी देखें, हमने जो कहा है उसको निभाने का दम हम रखते हैं। और आप इस बात को बिल्कुल मानिएगा कि जिस तरीके से अभी 2021 भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में है, लगातार मध्य प्रदेश में ये सवाल उठता रहा कि 2011 के बाद आप जाति जनगणना क्यों नहीं करवाते। और उसके बाद भी जो अभी हम राष्ट्र हित में या देश हित में बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी रिजर्वेशन की कब बात की है, जब इस देश में आजादी के बाद, जब डिवाइड एंड रूल की बात चल रही है अंग्रेजों के तहत, और उसके बाद रोशनी जी, पंकज जी हैं, वो यही कह रहे थे कि भाई आप लोगों की सरकार इतनी बार रही जी, कई 1961, 71, 81, 91, 1, 2011 जनगणना हुई, उन्होंने तब भी आप ही थे ना की उसमें। जी मैं वही बात कर रही हूँ कि नेहरू जी थे, मौलाना आजाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो रिजर्वेशन की जब बात की गई तो उन्होंने कहा आर्थिक, सामाजिक और समानता के अधिकार को देखते हुए आगामी समय में इस रिजर्वेशन को भी, आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और भाजपा की सरकार ये कहती है कि 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब, एक वर्ग 90% अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीबों की इनको फिक्र ही नहीं है। महंगाई, चलिए जवाब ले लेते हैं इस पर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, कांग्रेस ने इस बात को रखा। पंकज जी, कई राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आप हैं, इससे पहले भी वाजपेयी सरकार रही, तब आपको याद नहीं आई। में करके दिखाया, तेलंगाना में करके दिखाया, मध्य प्रदेश में ये 25 साल से है। जी प्रशांत जी, संविधान के अनुच्छेद 246 जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसमें जातीय जनगणना का विषय है। जो 70 सालों तक कांग्रेस के लोग सरकार में रहे, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई,
और 2011 का जो सर्वे था उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? इसका उत्तर दे कांग्रेस पार्टी। हम तो पूछ रहे हैं, जिस आरक्षण की बात करते हैं ये वही लोग हैं प्रशांत जी जिन्होंने काका कालेलकर कमेटी का विरोध किया, मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी जी किया है, तो ये तो विरोधी में है। ये आरक्षण के विरोध में, आरक्षित वर्ग के विरोध में प्रमाण है इनके, तो ये उत्तर देना चाहते हैं कि प्रमाण है ये। धन्यवाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, साधुवाद नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी वजह से देश में जातीय जनगणना हो रही। पहली बार देश में, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जातीय जनगणना हो रही है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए देश के साथ अन्याय करने के लिए, धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए। जिस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया, देश को धोखा दिया, झूठ बोला, उसको। रोशनी यादव जी, 2011 का सर्वे, ठीक है, रोशनी यादव जी से मेरा सवाल है। रोशनी यादव जी, राहुल गांधी को धन्यवाद देने की आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि ये जाति आधारित जनगणना हो, तो क्या वो मान रहे हैं कि उनके फादर ने गलत डिसीजन लिया उस समय जाति आधारित जनगणना ना करके? प्रशांत जी, ये कहे ना कि हमारी तो सिर्फ 2 जाति थी, अमीर और गरीब, इनकी तो 4 जाति हुई, किसान, गरीब, युवा, महिला, तो उस जाति पे बात करें ना। ये झूठ पे झूठ, अपने झूठ का जो है ये उस पे 100% क्यों नहीं लगाते? इनको कहना चाहिए कि मेरी तो सिर्फ 4 जाति थी। आज ये किस मुंह से किस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसके पक्ष में ये कभी नहीं रहे, और आज इनके भक्त तो ये चरण चुंबक होके। चलिए वक्त थोड़ा था, मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, इसका एक विशुद्ध मकसद, ठीक है, पॉलिटिक्स है कि जाति आधारित है कि हिंदू आधारित है या कहीं धर्म आधारित है, लेकिन इसमें विशुद्ध एक अगला टारगेट नजर आता है रिजर्वेशन का। जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। दिनेश गुप्ता जी। बिल्कुल प्रशांत जी, इसका जो अगला मुकाम होगा वो वही होगा जो अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी भी तो यही बात कर रही है, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी दी जाए। और कई राज्यों में ये विषय चल रहा है, 50% की सीमा तो कई राज्य पार कर चुके हैं। यदि वो एक कहीं ना कहीं एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें आ जाता है तो क्या दिक्कत है? एक बार पता लग जाएगा कि आपको SC ST की पॉपुलेशन यदि जितनी है उतना रिजर्वेशन उसको मिल जाए, जिन राज्यों में मिलना है, OBC को जो फायदा हो सकता है वो हो जाए, तो ये अल्टीमेटली रिजर्वेशन पॉलिटिक्स ही है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, 20 सेकंड आपके पास। सर मैं एक ही बात कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा, जब भी हमारे पूर्व वक्ता जो हमारे शर्मा जी बोल रहे थे इस बात के लिए कि अंग्रेजों के द्वारा डिवाइडेशन रूल, देखिए अंग्रेजों ने समझा था कि जिस प्रकार से आजादी से लेके आज जब देखी स्थिति कि एक जाति विशेष वर्ष के लोग उनकी जितनी संख्या उस देश के अंदर वो पिछड़ों की आबादी थी, उनको हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो उन्होंने किया। नहीं, इससे बेहतर होता जाति आधारित नीतियां क्यों नहीं बननी चाहिए थी? जाति आधारित रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए? खैर ये बड़ा मसला है, वक्त कम है। सुनील शर्मा जी जल्दी, 20 सेकंड आपके पास। प्रशांत जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो कुशवाहा जी कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि आरक्षण का जो मौजूदा स्वरूप है, मैं गांव में जाता हूं, गांव की गलियों में जाता हूं, SC ST के उन गरीबों को देखता हूं तो मेरी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि उस वर्ग को आज नौकरी नहीं मिल रही। और क्यों नहीं मिल रही? क्या कांग्रेस और भाजपा के लोग इस मौजूदा स्वरूप में बदलाव करने की हिम्मत कर पा रहे हैं? ठीक है, अपनी सभी की अपनी सियासत है और सियासी मजबूरियां हैं राजनीतिक दलों की, और शायद उसी मजबूरी की वजह से आज ये बड़ा फैसला लिया भी गया है। इससे आप चाहे बिहार चुनाव से जोड़कर देखें, चाहे विपक्षी दलों के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीनने के नजरिए से देखें, लेकिन जैसा कि विश्लेषक कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव अब सियासत में होने जा रहा है। रिजर्वेशन फॉर्मेट में भी हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में आज के लिए बस इतना ही।